हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग एक साथ अपने नए वीडियो में और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेट में हम लोग सीटेट टेट में आए हुए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं या जो प्रश्न आ सकते हैं या जिनके आने की संभावनाएं हैं उनको हम लेकर चलेंगे। बीच बीच में आपके ये ऐसे जो हम अपने बाल विकास और शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करते रहेंगे और अपने अन्य दिनों में अलग अलग कंटेंट के बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर चिन्हित किया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो ये लर्निंग थियरी है, लर्निंग थियरी के अंतर्गत सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है अल्बर्ट बंडूरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता देते हैं अधिगम सिद्धांत में कुछ और भी अधिगम सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नॉर्मल आप लोग जानते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और आपने देखा है कोहलर का, ये थॉर्नडाइक का है, ये पावलोव का है और ये है आपके कई लोग हैं जैसे वर्दिमर, कोफका, कोहलर। ये सूज का सिद्धांत है, सूज सिद्धांत। और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में रखा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो आप बताएंगे इसके प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। या आपसे पूछ सकता है अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? तो आप बता सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 के बीच है तो वो किस प्रकार की बुद्धि के बालक कहे जाते हैं? तो वो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि के बालक कहे जाते हैं। जिन बच्चों का IQ लेवल 90 से 110 होता है उनको सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि के बालक कहा जाता है। इसकी पूरी सारणी टर्मन महोदय ने बनाई थी, निर्मित की थी। क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि IQ का जो फार्मूला था, IQ के बारे में सबसे पहले टर्मन महोदय ने बताया था, उसके बाद उसमें परिवर्तन किया टर्मन जी ने। तो IQ 90 से 110 की जो अवधारणा है वो कि 90 से 110 के बीच क्या जो जिनका बच्चों का IQ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि। बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जो है वो बच्चों के और कौन किस प्रकार के बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। हमारे संविधान में ये लिखा गया है। अगला है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आंसर है 125। कैसे होगा? आप लोग जानते हैं फार्मूला है MA/CA × 100। टर्मन महोदय ने ये फार्मूला दिया था MA/CA। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, × 100। तो यहाँ दिया हुआ है मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है। जब इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 यानी 125, ये हो गया IQ। और 125 IQ का जो बालक होता है वो सर्वोत्कृष्ट या आप सर्वोत्तम कह सकते हैं। तो 125, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु दी हुई है, वास्तविक आयु दी हुई है तो उसका IQ कैसे निकालेंगे? तो IQ निकालेंगे MA/CA × 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया है। देखिए यह एक लर्निंग डिसेबिलिटी जो कह सकते हैं बीमारियां हैं
तो उसमें डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधित बीमारी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर इससे जरूर एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि डिसलेक्सिया कैसी बीमारी है, पठन विकार संबंधित, जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने किसी चीज़ को बोलने में कठिनाई होती है। और डिसलेक्सिया के अगर उसको इसके अलावा भी हम कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटी बीमारी के बारे में देख लें तो एक बीमारी है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चों को लेखन कार्य करने में कठिनाई होती है। लेखन कार्य करने में कठिनाई कैसे होती है, उनकी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जैसे उनका हाथ पैर और अन्य शरीर की जो एक्टिविटीज होती है उससे बच्चों को लिखने में समस्याएं होती हैं। और एक है डिस्कैल्कुलिया, जिसमें गणितीय संकल्पना मतलब गणितीय आंकड़ों का विश्लेषण करने में बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं, जिसे बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और भी बहुत सारे हैं, डिस्थीमिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रेजिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित होती हैं, जिसमें बच्चा किसी न किसी बीमारी से, और वो आंतरिक बीमारी नहीं होती, वो बच्चों की व्यवहारिक या वास्तविक बीमारी भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन से। अगला है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है। जानते ही हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो 9वें महीने में या 9वें महीने के बाद पैदा होता है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 270 से 280 दिन बच्चों को समय लगता ही है। यानी एक गर्भ में बालक को विकसित होने में, पूरी तरीके से विकसित होने में 280 दिन तक का समय लगता है। मिनिमम 270 और 280 दिन में बालक का पूरा शरीर जो है निर्मित हो जाता है। अगला है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था के कितने चरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आपको एक चीज और बता दें कि जीन पियाजे जी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों पर ही सबसे पहले प्रयोग किया था जीन पियाजे जी ने, इसलिए जीन पियाजे जी को बाल मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहते हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें 4 चरण इन्होंने दिए थे, तो ये 4 चरण हम आपको बता देते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर आर्गन, जिसकी अवस्था इन्होंने बताई थी जन्म से 2 वर्ष, ये बताया था। इसके बाद इन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक, जिसका इन्होंने अवस्था बताई थी 2 से 7 वर्ष। इसके बाद इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी इन्होंने अवस्था बताई 7 से 11 वर्ष। और इसके बाद है औपचारिक, जिसका इन्होंने 12 से वयस्क अवस्था तक, जैसे जैसे बालक सीखता रहता है वैसे वैसे उनके ये चारों चरण विकसित होते हैं, इसलिए उन्होंने 4 चरण बताए थे। जीन पियाजे के 4 चरण हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, जिसको उन्होंने संवेदी प्रेरक, जिसको संवेदी प्रेरक भी कहते हैं, सेंसरी मोटर भी बोलते हैं। और इसका जो टाइम टेकिंग है वो जन्म से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 2 to 7 ईयर, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक, जिसको कंक्रीट स्टेज बोलते हैं, वो उसकी जो अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। फिर है औपचारिक, जिसको ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, इसका समय है 12 से 16 वर्ष, 17 वर्ष या उसके आगे भी वयस्क अवस्था तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो हमारे लेकर आए हैं, बालक के जन्म के समय, जब बालक जन्म लेता है तो उस समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय उस बालक के मस्तिष्क का भार क्या होता है, 350 ग्राम। लेकिन जैसे जैसे बालक 6वें वर्ष की अवस्था में जाता है तो बालक के जो मस्तिष्क का भार हो जाता है वो होता है 1250 ग्राम। आपको बता दें कि 6ठे अवस्था के बाद बालक के मस्तिष्क का जो भार है 1250 ग्राम हो जाता है। बालक की उसी अवस्था में शैशवा से बाल्यावस्था के बीच में उसका मस्तिष्क की ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, इसीलिए उस समय जब 6ठे वर्ष के बाद बालक के जो मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1250 ग्राम, और किशोरावस्था या वयस्कावस्था में 1400 ग्राम ये मस्तिष्क का भार हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 350 ग्राम तब होता है जब बालक जन्म लेता है। 6ठे वर्ष के बाद बालक के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम
और वयस्क अवस्था में 1400 ग्राम। इसके बाद चलते हैं कल्पना की प्रधानता विचरण की अवस्था। हमने आपको बताया भी, आप जानते भी होंगे कि कल्पना दो ही अवस्था में बच्चा करता है, एक इन्फेंसी स्टेज में जिसमें बच्चों को परियों की कहानी सुनाई जाती है, तो वो उसी तरीके से एक जो स्ट्रक्चर उनके दिमाग में बन जाता है कि परी ऐसी होती है, परी ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे छड़ी लेती है, इस तरीके की। तो वो एक तरीके का बच्चों को बोध नहीं होता, तो उनकी कल्पनाएं होती है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चा दिन में ही या वो उस तरीके की इमेजिनेशन करने लगता है कि यदि मैं ऐसे करूँ तो ये हो जाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि कल्पना की प्रधानता दोनों अवस्था में होती है, एक तो इन्फेंसी स्टेज में और दूसरा एडोलेसेंस स्टेज में। लेकिन दोनों की कल्पनाओं में दोनों अवस्था कल्पना में अंतर होता है। उसमें बच्चे को बोध नहीं होता सहसावस्था में, तो कल्पना करता है, लेकिन इसमें बच्चों को बोध होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता को मूर्त रूप देने का कार्य करता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक। नैतिक विकास का सिद्धांत जिसको हम बोल सकते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहल वर्ग। कोहल वर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं वो अल्फ्रेड बिने हैं। और आपको सबसे पहले बता दें कि अल्फ्रेड बिने ने 1905 में सबसे पहला प्रथम बुद्धि परीक्षण निर्मित किया था, जिसमें इन्होंने 30 प्रश्नों को निर्मित किया था। ये ध्यान रखिएगा कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। और अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले 1905 में 30 प्रश्नों को निर्मित करके बच्चों की मानसिक आयु का आकलन किया था। फिर उसमें संशोधन किया 1908 में और दोबारा उसमें संशोधन किया 1911 में, जिसमें उन्होंने 55 प्रश्न बनाए थे। तो इस तरीके से यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसके जन्मदाता कौन है, फाउंडर, तो आप बताएंगे अल्फ्रेड बिने। और अल्फ्रेड बिने को एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने को मानसिक आयु का जो जनक भी कहा था कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी, तो अल्फ्रेड बिने ने। एक चीज और जानिएगा, यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम बुद्धि के बारे में किसने बताया, तो आप बताएंगे फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि का नामकरण या बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि शब्द किसने दिया, गाल्टन महोदय ने। ध्यान रखिएगा, बुद्धि परीक्षण के बारे में बिने ने और बुद्धि शब्द के बारे में फ्रांसीसी गाल्टन ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है। मानकीकृत होता क्या है, मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब कि मानकीकृत परीक्षण का मतलब कि कोई टेस्ट स्टैंडर्ड कब होता है, तो कोई टेस्ट स्टैंडर्ड तब होता है जब वो सिस्टम से बनाया जाता है, जिसके पहलू कहीं ना कहीं से पहले से पूर्व प्लानिंग से तैयार होते हैं, जिसमें कोई रिलायबिलिटी होती है, जिसमें किसी न किसी परीक्षण के रिलायबिलिटी के गुण होते हैं, जिस टेस्ट में वैलिडिटी होती है, जिस टेस्ट का नॉर्म्स फिक्स होता है, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, पहले से निर्मित किया जा चुका होता है, जिसकी स्कोरिंग, जिसकी इवेल्युएशन सिस्टम सब कुछ पहले से तैयार होते हैं। तो वो या जिसमें आप कह सकते हैं कि व्यापकता होती है, प्रोडिसिटी होती है, इस तरीके के जो गुण होते हैं वो एक मानकीकृत परीक्षण होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। तो यदि आपसे पूछे कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है क्या, तो आप बता सकते हैं कि जिसमें रिलायबिलिटी होती है, जिसमें वैलिडिटी होती है, जिसमें नॉर्म्स होता है, जिसमें आइटम्स होते हैं, मतलब अलग अलग छोटे छोटे पदों में परीक्षण को निर्मित करके बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे 12 प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आपसे IQ भी निकालने के लिए पूछ सकता है, तो आप जानते रहिए IQ का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी, तो आप बताएंगे स्टर्न महोदय ने, लेकिन उसमें संशोधन किया और इंटू 100 के आधार पर जो फार्मूला दिया वो 1916 में टर्मन महोदय ने। तो ये हमारा आज का ये 12 प्रश्नों का एक छोटा सा संक्षिप्त वीडियो। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में मैं बीच बीच में आपको नए नए प्रश्नों के साथ लेकर कुछ नए नए तथ्यों के साथ, नए नए एक्सप्लेनेशन के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग सहयोग बनाए रखिए और सब्सक्राइबिंग करने, लाइक करने और शेयरिंग करने में किसी भी तरीके से कंजूसी न करें। तो प्लीज़ आप लोग हमारा
अपना सहयोग करिए और हम भी आप लोगों को नए नए तरीके से अपने जितना मुझे हो सकेगा मैं उतना प्रयास करती रहूँगी। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।